साइबर अपराध से आगे जब आने वाली युवा पीढ़ी वो सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। A massive cybercrime network involving a college dropout. A sophisticated online scam is quietly spreading across India. जैसे जैसे सोसाइटी में परिवर्तन होता है वैसे वैसे अपराध का प्रारूप चेंज होता है, उसके काम करने का तरीका चेंज होता है। बहुत सारा अपराध इसलिए रोका जा सकता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। ये पूरा जो आपके साथ हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका प्रॉपर उद्देश्य ये है कि साइबर अपराध से आगे जब आने वाली युवा पीढ़ी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी। क्यों प्रभावित होगी? क्योंकि जो डिजिटल इंटरफेस है वो इन पिछले कुछ सालों में बड़ी मात्रा में चेंज हुआ है। हमारी पढ़ाई लिखाई से लेकर हमारा जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उससे लेकर हमारा जो इंटरेक्शन है, पहले हम हमारे पड़ोस में दोस्त होते थे, अब सोशल मीडिया से हम लोग ऐसे लोग जिनको जानते भी नहीं है उनके साथ में हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ा है। तो जितना साइबर स्पेस में हमारा इंटरेक्शन बढ़ा है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, उससे दो चीज़ें घटित हुई हैं। एक तो जीवन में बदलाव बहुत तेज़ी से हुए हैं। अगर हम साइबर अपराध की बात करें तो या किसी भी अपराध की बात करें तो हर युग हर काल में अपराध होते रहे। जैसे हम बहुत अच्छा खाना भी खाते हैं और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान भी रखते हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि शरीर है तो रोग है, शरीर है तो भोग है। ऐसे भी कोई भी स्वस्थ समाज है उसमें अपराध भी अपनी जगह खोजने की कोशिश करता है। जैसे एक शरीर में बीमारियां अपनी जगह खोजने की कोशिश करते हैं। तो अपराध हर युग में जैसे जैसे सोसाइटी में परिवर्तन होता है वैसे वैसे अपराध का प्रारूप चेंज होता है, उसके काम करने का तरीका चेंज होता है और उससे सोसाइटी को थ्रेट जो होती है वो चेंज होती है। जब सारी चीज़ें बहुत फिजिकल फॉर्म में थी तब चोरी लूट डकैती हुआ करती थी। अब चूंकि पैसा डिजिटली शिफ्ट हो गया, हम ट्रांजैक्शन डिजिटल फॉर्म में कर पा रहे हैं। हमारा जो पैसा है वो डिजिटल फॉर्मेट में यूनिट्स के रूप में दिखता है, जो पहले भौतिक रूप में दिखता था। तो निश्चित तौर पे जो अपराध करने वाले लोग हैं वो भी डिजिटल फॉर्म में शिफ्ट हुए हैं। एक तो अपराध का प्रारूप ये हो गया जिसमें साइबर अपराध में पैसे की ठगी की जा रही है। दूसरा अपराध ये हो गया जो पहले अपराध होता था सड़कों पर, जिसको हम बॉडीली ऑफेंस बोलते थे कि किसी पे हमला कर देना, किसी के साथ छेड़खानी करना। तो अब जो साइबर ट्रोलिंग हो रही है या साइबर स्टॉकिंग हो रही है या साइबर बुलिंग हो रही है या किसी का वीडियो वायरल करके फोटो वायरल करके उसकी रेपुटेशन को जो नुकसान पहुंचाया जाता है, सेम उसी तरह सारे अपराध जो है वो साइबर फॉर्म में शिफ्ट हो गए। तो एक बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं और इन सारी चुनौतियों ने अब आगे आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उस पीढ़ी को एक नई चुनौती खड़ी कर दी, आपके लिए भी हमारे लिए भी, कि किस तरीके से हम अपनी आने वाली जनरेशन को तैयार करें कि वो बहुत अलर्ट रहें जब वो साइबर स्पेस की बात करें। क्योंकि फिजिकल स्पेस के अलावा एक पैरेलल स्पेस डेवलप हो गया। दूसरा, पुलिस की नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं जिसमें हम जनता के साथ और अधिक इंटरेक्शन करके उनको बहुत सारा अपराध इसलिए रोका जा सकता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव स्टेप्स लें। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एक कहानी है छोटी सी। एक संत हुए, उन संत ने वो कहीं किसी मुर्दे को जिंदा कर रहे थे। तो चार बदमाश थे, उन्होंने उन संत को देख लिया कि किसी मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं। वो चारों बदमाश उनके पास गए कि साहब ये तो आप इनको जो जिंदा कर रहे हो ये मंत्र हमें भी दो। वो चारों कुराफाती लोग, अपराधी टाइप के लोग। ये कहानी क्यों जुड़ी? ये कहानी बिल्कुल टेक्नोलॉजी की जो आज नई चुनौती उत्पन्न हो गई है उसको समझने के लिए बड़ा जरूरी है। तो जो संत हैं वो उनको बरगलाते हैं कि आपको मैं अच्छा भोजन करवाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अच्छा भोजन हमारा पेट फुल है, आप तो ये बताओ कि ये मंत्र कौन सा था। तो उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, मैं आपको हीरे जवाहरात देता हूँ। नहीं, हीरे जवाहरात बिल्कुल नहीं चाहिए, आप तो ये मंत्र बता दो हमें। तो इस तरह वो काफ़ी प्रतिरोध करते हैं, संत भी काफ़ी बरगलाने की कोशिश करते हैं। लास्ट में संत कहते हैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें किसी राज्य का सम्राट बना देता हूँ। तो उनके नहीं साहब, सम्राट उमराट छोड़ो, आप तो मंत्र बता दो। तो वो भी सोचते हैं हम कितना प्रतिरोध करेंगे और अंत में वो उनको मंत्र बता देते हैं। वो चारों बदमाश वहाँ से निकलते हैं और एक गाँव जाते हैं। तो रास्ते में जंगल पड़ता है। तो उस जंगल में कोई शेर की हड्डियाँ पड़ी थी। तो उनको लगा इस शेर को हम जिंदा करते हैं और गांव वालों को परेशान करते हैं। तो मंत्र फूंक के शेर को जिंदा कर दिया। शेर पहले तो आसपास के गांव वालों को खा गया, लास्ट में उन चारों को खा गया।
ये ठीक टेक्नोलॉजी की कहानी है कि टेक्नोलॉजी जब तक संत के हाथों में थी तब तक वो पवित्र थी। वही टेक्नोलॉजी जब इन चारों बदमाशों के हाथों में चली गई तो वही विनाश का कारण बन गई। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है। टेक्नोलॉजी को जो धारण करता है, जो उसका यूज़ करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो ये सीखने वाली बात है कि हम कहीं ये जो साइबर चुनौती उत्पन्न हो रही है, कहीं ये ना मान लें कि हमें टेक्नोलॉजी को छोड़ देना है या टेक्नोलॉजी से पीछे हट जाना है। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी आज की सच्चाई है और हर युग की सच्चाई है, और हर युग आपकी पीढ़ी के भी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो टेक्निकली हो सकता है और ज़्यादा एडवांसमेंट के स्तर पे जाए। तो हमें टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करना है, लेकिन हमें ये कोशिश करनी है कि ये टेक्नोलॉजी अगर गलत हाथों में चली गई, और हमें हर वक्त ये मान के चलना है कि कुछ गलत हाथों में गई होगी, तो अब हमें क्या प्रिवेंट करना है, हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी है उसी समाज में रहने के नाते, ताकि वो उस शेर की भांति हमारा शिकार नहीं करवा दें। इसलिए साइबर अपराध को समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को भी समझें, और इस साइबर अपराध की चुनौती को देखते हुए हम कहीं टेक्नोलॉजी से नफरत नहीं कर लें। टेक्नोलॉजी अपने आप में न्यूट्रल है, ये सिर्फ धारक पे निर्भर करता है कि धारक कौन है। तो चुनौती जो है वो धारक हैं वो लोग, और वो धारक हमें क्या परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं वो एक समझने वाली बात है। सर आजकल कॉल आता है कि मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आप या आपके बेटे को अभी अरेस्ट कर लिया जाएगा। वो ऐसी इतनी बुरी तरह से डरा देते हैं कि हमारा दिमाग उस समय पर काम नहीं कर पाता। क्या पुलिस सही में वीडियो कॉल पर अरेस्ट करती है? आज अगर मैं पत्रिका अखबार की आज खबर पढ़े तो आप अगर उसके मुख्य पृष्ठ पे देखेंगे तो एक दंपति था दिल्ली का, NRI, दोनों ही डॉक्टर्स थे प्रोबेबली। उनसे कोई 12 करोड़ की ठगी हो गई डिजिटल अरेस्ट के नाम पर। हैदराबाद का एक यूसुफ गोड़ा का केस है जिसमें एक कोई मेडिकल प्रोफेशन की महिला थी और उसको कार्डियक अरेस्ट आता है, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में भी उसका फ़ोन लगातार बज रहा होता है, तो घर वालों को संदेह होता है कि हुआ क्या। तो बाद में पता चलता है कि कोई उसको फ़ोन किया गया और उसको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उसको बंधक बना रखा था, मतलब डिजिटली, साइकोलॉजिकली, और उससे वसूली की जा रही थी। रिसेंट ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों को ये बताया गया कि आपको हमने डिजिटली अरेस्ट कर लिया है। तो हर एजेंसी ने बार बार ये कहा है, जितनी भी कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ, सिर्फ पुलिस ही नहीं, ED एक एजेंसी है, इनकम टैक्स की एजेंसीज हैं, NCB जो नारकोटिक्स की एजेंसीज हैं, कि कोई भी एजेंसी डिजिटल फॉर्म में ना तो पूछताछ करती है ना गिरफ्तारियां करती है। तो कहीं भी अगर कोई हमें ये कह रहा है कि आपको गिरफ्तार कर लिया है या जो है आपसे पूछताछ करनी है, तो उस झांसे में नहीं है। गिरफ्तारी की जो भाषा BNSS में दी गई है, तो गिरफ्तारी के लिए स्पष्ट किया गया है कि लीगल कस्टडी और गिरफ्तारी वो होगी जिसमें किसी भी व्यक्ति को फिजिकली रिस्ट्रेंट किया जाता है, मतलब फिजिकल प्रेजेंस वो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की और जो व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया जाना है उस दोनों की फिजिकल प्रेजेंस होनी जरूरी है एक साथ, या वो वॉलेंटरली सबमिशन करता है कि वो दोनों फिजिकली उपस्थित हैं लेकिन वो उसको रिस्ट्रेंट करने की जरूरत ही नहीं है, वो कह रहा है कि मैं अपने आप को ही सबमिट कर रहा हूँ, आप जहाँ लेकर चलना है मेरे को लेकर चलिए। तो गिरफ्तारी इसी प्रकार से होती है। डिजिटल फॉर्मेट में किसी तरह गिरफ्तारी का कोई प्रोविजन ही नहीं है। अब अगेन इसमें सोशल इंजीनियरिंग की बात आती है। जब हम रोज़ ये पढ़ते हैं कि किसी व्यक्ति का म्यूल अकाउंट इस्तेमाल हुआ किसी चीज़ के लिए, तो हर व्यक्ति उस भय में जी रहा है कि कहीं मेरे क्रेडेंशियल्स कहीं इस्तेमाल नहीं हो गए। मुख्यतः ये लोग जो रिटायर्ड पर्सन हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो टेक्निकली बहुत कम स्मार्ट हैं, उनको अपना निशाना बनाते हैं, या जिनकी बड़ी रकम बैंक अकाउंट्स में रखी हुई है, उनको फिर ED का हवाला देकर, इनकम टैक्स का हवाला देके, NCB का हवाला देके कि आपका कोई पार्सल था वो एयरपोर्ट पर अटक गया है और अब हमने इसमें देखा तो इसमें तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वो व्यक्ति इतना डर जाता है कि वो उसके बाद में उससे जहाँ जहाँ पैसे का स्थानांतरण करवाया जाता है वो कर देते हैं। तो एक तो हम खुद अलर्ट रहें, दूसरा हम अपने आसपास भी देखें कि कोई हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो बार बार उसके पास कोई फ़ोन आ रहा है, वो गुमसुम रहता है, किसी से बात नहीं करता या वो चीज़ें साझा नहीं कर रहा है। तो हम इस बारे में भी अलर्ट रहें। डिजिटल अरेस्ट के बारे में सारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने बार बार स्पष्ट किया है कि ना तो अरेस्ट हो सकता है, इवन पूछताछ भी नहीं हो सकती। तो ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आए
जिस एजेंसी को पूछताछ करनी है वो भौतिक रूप से आपके घर पे आएगी और आपसे आके आपको या तो वहीं पर या आपको साथ ले जाके पूछताछ करेगी। इस तरह के फॉर्मेट में किसी तरह का गिरफ्तारियां नहीं होती हैं। सर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि 2 से 3 घंटे काम करो और 4,000 रुपये कमाओ। मेरे एक सीनियर ने ट्राई किया था स्टार्टिंग में, तो 200 रुपये उनका प्रॉफिट हुआ, 200 रुपये कमाए, उसके बाद 20,000 रुपये उनके डूब गए। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉड है कि नहीं? इसमें क्या है, ये एक लालच देने का तरीका होता है कि आप 2 से 3 घंटे काम करिए और फिर हम आपको पैसे देंगे। कोई भी, और एक तरीका इसमें ये भी होता है कि अगर आप हमारे को 1,000 या 2,000 रुपये जमा करवाइए, हम आपको नौकरी देंगे और हर महीना आपको 80,000 की नौकरी देंगे। इन दोनों तरीकों में कोई भी अगर आपको नौकरी दे रहा है, पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी भी वो आपसे पैसा नहीं मांगेगा, ठीक है। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि अपने कोई भी ऐसी डिटेल्स, क्रेडेंशियल्स, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वो अगर मांगते हैं तो अपन को टेलीग्राम, जैसा कि सर ने बताया, कभी भी ऑनलाइन तौर पे वो शेयर नहीं करनी है। अगर आप उनको ऐसा कोई साधन देंगे ही नहीं जिससे वो आपके पैसे ले पाए, तो वो आपके पैसे नहीं ले पाएंगे। आपको अगर ये एक चीज़ और है, अगर आपको ये पता करना है कि ये जो चीज़ है ये ऑफिशियल है या नहीं, तो हमेशा कहीं भी अपन नौकरी करने जाते हैं तो अपन उसके बारे में पहले उस कंपनी के बारे में सर्च करें, उसके बारे में पता करें। कोई भी ऐसे टेलीग्राम और उस पर अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं ढूंढता है, वो हमेशा रिक्रूटमेंट नोटिसेस निकालते हैं। सर कई बार केवाईसी अपडेट करने के लिए घर वालों के पास फ़ोन आता है और कहा जाता है अगर नहीं करवाएंगे तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। क्या सच में ऐसे बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं और क्या ये सारे काम ऑनलाइन ही होते हैं? इसके लिए आपके पास जो मैसेज आते होंगे, केवाईसी आपके करनी है, बैंक अकाउंट कभी भी ऐसे बिना बताए बंद नहीं होता है। बैंक में नियम है कि केवाईसी हर 10 साल में एक बार करनी होती है, और आपके जब केवाईसी ड्यू होती है तो बैंक की तरफ से 3 नोटिस आपको घर पे आते हैं। उस दौरान आप कभी भी बैंक जाकर अपनी केवाईसी जमा करा सकते हैं। दूसरी चीज़ एक ध्यान रखने वाली ये होती है कि कभी भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो व्हाट्सएप पे ना शेयर करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी मांगे आप बोलिए हम बैंक जाकर जमा कराएंगे, तो इससे आपके पास कोई फ्रॉड होने के चांस नहीं रह जाते हैं। एक और ज़रूरी चीज़ है, कभी भी SBI से आपको कोई कॉल करे तो वो हमेशा जो फ़ोन आएगा वो 1600 से स्टार्ट होगा, 1600, और फिर आगे नंबर होगा। ये सबसे आसान तरीका है पता करने का कि जो फ़ोन आ रहा है या मैसेज आ रहा है वो SBI से है या नहीं। जो अभी साहब ने बताया उसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा। जैसे आज मैं पत्रिका पढ़ रहा था तो उस पत्रिका में एक बड़ी खबर ये छपी हुई थी कि अगर 5 साल तक के बच्चे जो राशन ले रहे हैं, जिन घरों को सरकारी राशन मिलता है, उनमें उनकी अगर केवाईसी अपडेट नहीं कराई तो उनका राशन बंद हो जाएगा। ये जो फ्रॉडस्टर हैं ये अखबार में आने वाली ऐसी तमाम खबरों की जानकारी रखते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, उन कहीं से डाटा कोई लीक हो गया सपोज, तो उनके पास में ये डाटा है कि झालावाड़ में कौन कौन से लोग जो हैं वो ये डिजिटल राशनिंग से जुड़े हुए हैं, तो उन सबको फ़ोन करेंगे क्योंकि उन लोगों ने अखबार भी पढ़ा है सुबह और उनको पता है कि हमारा केवाईसी अपडेट होगा। फिर उनको फ़ोन करेंगे कि वो आपने पढ़ा ही होगा अखबार में, वो आप केवाईसी अपडेट होनी है तो आप हमें ये सूचना दे दो। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि जो करंट में ट्रेंड के विषय हैं, जो चीज़ें चल रही हैं, उनका नाम लेके, केवाईसी का नाम लेकर जब भी केवाईसी अपडेट की जाएगी तो जैसा बताया गया है कि आपके घर पे नोटिस आएंगे। आपको उस बैंकिंग या वित्तीय संस्थान में भौतिक रूप से जाके ही वो केवाईसी अपडेट करवानी है। तो कहीं भी ऑनलाइन आप अपने क्रेडेंशियल्स शेयर नहीं करें और ये नहीं देखें कि ऑनलाइन कोई OTP शेयर करके और क्रेडेंशियल शेयर करके आपका नुकसान नहीं कर दे। सर कई बार हम ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो दोस्त कहते हैं कि ये वाला मोड डाउनलोड कर लो या ये वाला वर्जन डाउनलोड कर लो। तो सर ये सब डाउनलोड करने के बाद कई बार या तो हमारे फ़ोन का डेटा चोरी हो जाता है या फिर हमसे अकाउंट में पैसे मांग लिए जाते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए सर? ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, क्योंकि यूथ जो टीनेजर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इस ट्रैप में फंस सकते हैं, तो उनको सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो कोई भी अगर आप गेमिंग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका सबसे पहला तरीका तो ये, आप उसको या तो गूगल स्टोर से या एप्पल स्टोर से उसी से डाउनलोड करिए। किसी भी अनऑथोराइज्ड प्ले स्टोर से जाके उसको डाउनलोड नहीं करिए, पहला तरीका। दूसरा, अगर कोई भी गेमिंग ऐप आपको ये कह रहा है कि आप अगर इस गेम को खेलते हैं और इतने चरण जीत जाते हैं उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा, यानी कि वो फर्जीवाड़ा कर रहा है। तीसरा, वो गेमिंग ऐप आपको ये कहता है कि ये करने के बाद में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, यानी वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो गेमिंग ऐप ध्यान रखते हुए हम ये देखें कि एक तो हम ऑफिशियल, अगर हम गूगल स्टोर किसी आधिकारिक
प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करते हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा है। दूसरा, ऐसा कोई भी लुभावनी चीज़ दे रहा है कि फलाना गेम जीतने से आप इतने पैसे जीत जाओगे, उन चीज़ों से हम दूर रखें, ये सावधानी रखें। जैसे अभी पटियाला का केस शायद आपने सुना होगा, वो आईपीएस साहब थे और रिटायर्ड आईपीएस थे, उन्होंने सुसाइड भी किया क्योंकि वो लगभग 2-2.5 करोड़ रुपया अपना गेम में मतलब हार चुके थे। तो मतलब वो तो बहुत अवेयर थे और इसी फील्ड से थे, फिर भी झांसे में आ गए। तो मतलब इस तरह से कैसे इस लोग बच सकते हैं? तो वो उसकी एक सीधा सा तरीका ये है कि जो व्यक्ति अवेयर है उसके लिए उतनी हाई सोशल इंजीनियरिंग उनको इस्तेमाल करनी पड़ेगी कि अगर हम बहुत सामान्य बुद्धि का लगाएं तो हम बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कोई घर बहुत सुरक्षित है, फिर भी चोरी हो सकती है, लेकिन उस घर में चोरी करने के लिए बहुत रेकी करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम अपने आप को बहुत साइबर के तौर पर अगर अवेयर कर लें तो चांसेस कम हो जाएंगे। फिर भी हमें हर वक्त अलर्ट रहना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से हमारे साथ कोई धोखाधड़ी नहीं कर लें। अब कई सारे तरीके सुझाए जाते हैं, जैसे हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन जिस एक अकाउंट से कर रहे हैं और दूसरे अकाउंट जिससे बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं उसको डिजिटली पूरी तरीके से काट दें दूसरे अकाउंट को, और जिस अकाउंट से कर रहे हैं उसमें एक लिमिटेड उतना ही पैसा रखें जितना हमें फाइनेंशियली ट्रांजेक्शन करना है। ये एक तरीका है। किसी भी अनऑथोराइज्ड लिंक पर हम लोग कभी क्लिक ही नहीं करें। एपीके फाइल, अब जैसे नई साल आया तो नई साल में न्यू ईयर की जो शुभकामनाएं हैं वो एपीके फाइल में आपको भेजी जा सकती हैं, शादी के कार्ड भेजे जा सकते हैं। आपके स्कूल का जैसे डाटा चोरी हो गया सपोज, यस सर, हम ये मान लो, और फिर आपकी स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उनको व्हाट्सएप पे आपकी व्हाट्सएप नंबर से एक मैसेज चला गया कि जो है इस बार आज 10 बजे से पहले इन क्वेश्चनर्स का जो जवाब देंगे क्वेश्चंस का, उनको 25% छात्रवृत्ति दी जाएगी। और वो एपीके फाइल उन्होंने खोल ली, पता चला डाटा चोरी हो गया। अब ये तो लग रहा है स्कूल के नंबर से है, आप बात समझ रहे हैं, और एकदम आधिकारिक लगेगा सब कुछ, आपके नंबर से ही गया वो। तो हम किसी तरह की अनऑथोराइज्ड एपीके फाइल को नहीं खोलें। ये देखें कि अगर हम कोई भी चीज़ हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। किसी भी तरीके की कोई भी प्रोसेसिंग फीस के नाम पे भले ही वो किसी आधिकारिक नंबर से आ जाए, वो आधिकारिक नंबर से भी आ रही है तो चेक करना पड़ेगा वो हैक तो नहीं हो गया। तो तुरंत तो कुछ नहीं करें, उसमें 24-48 घंटे का समय लें, तब तक आपको पता चल जाएगा। और 10 लोगों से और बात कर लें। तो वो अगर हम 24-48 घंटे का समय ले लें तो ये जब साइबर फ्रॉड करते हैं तो ये करते हैं कि जो टाइम है, जिसको टारगेट जो विक्टिम है उसको टाइम इतना कम देते हैं कि उसको सोचने का समय नहीं मिले और वो तुरंत में पैसा ट्रांसफर कर दे। तो वो हम टाइम बाय कर लें तो वो पता चल जाएगा कि फ्रॉड हो रहा है, उसके बाद में उसकी रिपोर्ट करेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो इन 2-3 चीज़ों का हम ध्यान रखें तो काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सर इंस्टाग्राम पर ऐड आती हैं कि 2000 के शूज़ और जैकेट्स बस 299 में मिल रहे हैं। वेबसाइट भी एकदम असली लगती है पर ऑर्डर नहीं आ पाता है, तो हम ये कैसे बताएं कि ये सही है या गलत? जो ऑनलाइन शॉपिंग है, अगेन हम शॉपिंग में भी पहले ब्रिक और मोर्टार हम शॉप की बात करते थे कि हमारे पड़ोस में एक दुकान है या हम शहर में महीने में एक दिन कोई शॉपिंग के लिए जाते थे। अब वो पूरी शॉपिंग है वो ऑनलाइन शिफ्ट हुई है। ऑनलाइन शिफ्ट होने से हमें कुछ सहूलियत तो ये हो गई कि हमारा समय ज़ाया नहीं होता और हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कंपेरेटिव स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं कि कहाँ सामान सस्ता है और हम वो खरीद सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग में अगेन ये एक बड़ी चुनौती है कि कोई चीज़ है वो 2000 रुपये की है, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म ये दावा कर रहा है कि वो 299 में बेच सकता है। तो कॉमन सोशल इंजीनियरिंग जो है वो हमें ये देखनी कि कोई भी चीज़ बाजार में 5% सस्ती या महंगी हो सकती है। इतना बड़ा डिफरेंस अगर कोई आपको बहुत बड़ी छूट का लालच दे रहा है तो वो सीधा ही फ्रॉड है। तो जब भी कोई चीज़ आपको वो सस्ते दामों में देने की कोशिश करे तो 2 चीज़ें देखनी है। उसी शूज़ को आपको ऑनलाइन सर्च करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जो आधिकारिक शॉपिंग के आप जिनको मानते हैं जो अधिकृत प्लेटफॉर्म है कि उसमें वही शूज़ कितने का या वो घड़ी कितने रुपए की बिक रही है। पहला तरीका ये। दूसरा, जब भी आप इस तरह की शॉपिंग करने की कोशिश करें ऑनलाइन तो कभी भी अपने बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हैं वो उनके साथ साझा नहीं करें कि आपने लॉगिन आईडी उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे जाकर और उसमें भर दिए ताकि आपके अगर वो चले गए तो आपके साथ फ्रॉड कर लेंगे। तीसरा जो सबसे अच्छा तरीका है बचने का कि आप कैश ऑन डिलीवरी करें। तो कैश ऑन डिलीवरी करते हैं तब इस बात की गुंजाइश कम हो जाती है कि वो फ्रॉड आपके साथ कम हो पाएंगी। हालांकि उसमें भी वो कई बार बहाना करेंगे कि आपका किसी वजह से ये पार्सल है ये अटक गया है, हम आपको OTP भेज रहे हैं आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए। तो किसी भी सूरत में हमें अपना OTP शेयर नहीं करना है।
जब तक व्यक्ति भौतिक रूप से जो हमसे ओटीपी मांग रहा है वो हमारे सामने नहीं हो। अगर फ़ोन पे कोई भी ओटीपी मांग रहा है किसी भी तरीके से तो वो हम शेयर नहीं करें। ये ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसमें हम ये ध्यान रखें कि इन ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, लेकिन अगर ये सावधानियां रखी हमने तो हम उस फ्रॉड से बच पाएंगे जो भी नए तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। अगर आपका किसी में कोई काउंटर क्वेश्चन है, जैसे आपने पूछ लिया और इसी में आपका कोई काउंटर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो अगर आपके दिमाग में आ रहा है कुछ भी। जैसे मैं एक फ्रॉड का आपको एग्जांपल बताऊं, आजकल इन्होंने क्या किया, जैसे ये हिस्ट्री निकालते हैं कि कौन व्यक्ति ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा करता है, तो ये एक नया तरीका है। तो उसमें कोई एक्स व्यक्ति है जो उनको पता है महीने में 20 जो है उसकी डिलीवरी होती है घर पे 20 बार और सारी कैश ऑन डिलीवरी होती है। तो इसका भी उन्होंने तरीका निकाला कि इसका मतलब है घर में कोई व्यक्ति है जो बार बार शॉपिंग कर रहा है, तो वो जैसे मास में उन्होंने कपड़े लिए 20-20 रुपए के कपड़े जो फटे पुराने किसी भी हाल में, उनको पैक किया और उसके ऊपर लिख दिया कि भाई ये उन्होंने उनका शॉपिंग पैटर्न्स देख लिया कि ये लोग जूते ज़्यादा शॉपिंग करते हैं, साड़ियाँ करते हैं, सूट करते हैं, तो उसी तरह का सामान उस पर लिख दिया। अब जो व्यक्ति बहुत शॉपिंग करता है उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने क्या शॉपिंग की। अब उस पर लिखा हुआ 2000 रुपये या 2500 रुपये, जबकि उसके अंदर सामान है 30 रुपये का। वो आपके घर पे डिलीवरी हुई, आपने 2000 रुपये पेमेंट किया, वो पेमेंट लेके चला गया, फिजिकली सब कुछ हुआ, वो आया, आपने कैश ऑन डिलीवरी किया, लेकिन आपने खोल के देखा तो आपने जो सामान ऑर्डर किया वो था ही नहीं। तो ये भी समझने वाली बात है कि जितने तरीके हो सकते हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और वो चाहते हैं कि वो इन तरीकों से लूटें। तो हम ये भी देखें कि जब कोई सामान आ रहा है तो हम उसी के सामने उसको खोल लें, उसका वीडियो बना लें कि सामान वही है क्या। देखो बिल्कुल नहीं लग सकती। तो किसी भी व्यक्ति को लूटने का सबसे अच्छा साधन क्या हो सकता है कि उसको यही कहो कि आपकी लॉटरी लग गई है। आप ये जितने भी साइबर फ्रॉड के तरीके हैं उसमें 2 तरीके आप देख लो कि 2-3 तरीके हैं जिनसे किसी को भी लूटा जाता है। पहला तरीका उसको डरा के कि तेरे खिलाफ ये मुकदमा लग जाएगा या तेरी फोटो वायरल कर दूंगा, तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा। तो एक तो डर से आदमी पैसा देता है, दूसरा आदमी पैसा देता है लुभाने से कि अगर आप हमें इतना पैसा दोगे या आपकी लॉटरी लग गई है। अब वो चूंकि लॉटरी लेने के लिए आपको प्रोसेसिंग फीस देनी है तो वो लुभा ही रहा आपको। इसको आप सीधा जोड़िए जो अभी हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग की, तो आप उस 299 के में शूज मिल रहे हैं 2000 के, आप झांसे में क्यों आ गए कि कोई चीज़ आपको पैसे में सस्ती मिल रही है। तो सीधी सी सोशल इंजीनियरिंग है कि अगर हमें कोई चीज़ जो हमने कभी अप्लाई ही नहीं किया, भाई लॉटरी तो तभी लगेगी जब मैंने अप्लाई किया, तो अगर मैंने अप्लाई नहीं किया तो मुझे लॉटरी क्यों लगेगी। दूसरा, अगर मैंने अप्लाई भी किया, ये भी संभव है कि कोई ऐसी एजेंसी है जो लॉटरी जिसमें लगती हो और उसका डाटा चोरी हो जाए, तो जिन्होंने अप्लाई किया उन सबको फ़ोन जाना शुरू हो जाए, तो उसको लगेगा मैंने तो अप्लाई किया था। तो कौन सी ऐसी एजेंसी होगी जो आपको आपकी पैसे देने के लिए आपसे प्रोसेसिंग फीस मांग रही है। यानी कि वो फिर लॉटरी से ही काट लेना। अगर लॉटरी मेरी लगी 1 करोड़ की और मेरे को 10,000 प्रोसेसिंग फीस लगनी है मेरी, तो वो कृपया करके 50,000 उस लॉटरी से ही काट ले, 10 क्यों 50 काट ले वो। तो उसका सीधा सा तरीका है, हम एक तो देखें जो कॉल आ रहा है वो अथोराइज्ड कॉल है क्या, वो साइट अथोराइज्ड है क्या, मैंने कभी अप्लाई किया क्या। ये 3-4 चीज़ों का हम ध्यान रखें तो हम इस तरह के झांसों में नहीं आएंगे। कोई भी अगर कोई कॉल आ रहा है जो हमसे फीस मांग रहा है, अब जैसे अभी हम यही बात कर रहे थे कि आपने अप्लाई भी किया है, वो डाटा कहीं से लीक हो गया और उस पे आपको लगेगा कि आपने तो अप्लाई भी किया था। जैसे इसका एक सीधा तरीका ये है, जैसे कोई भर्ती परीक्षा आई जिसमें कोई रिक्रूटमेंट होना है, भले टीचर्स का होना है और कोई रिक्रूट, अब जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको एक कॉल आ जाए कि हम उस एजेंसी से बोल रहे हैं, सपोज किसी भी एजेंसी का नाम आरपीएससी का लेकर यूपीएससी का लेकर, और आपका फॉर्म इस कारण से अटक गया है, अब आप ये प्रोसेसिंग फीस भरिए। तो कोई भी एजेंसी किसी तरह की प्रोसेसिंग फीस नहीं लेती है। अगर वो लेगी तो आपसे फ़ोन करके ओटीपी मांग के तो बिल्कुल नहीं लेगी। उसकी एक आधिकारिक साइट होगी, उस आधिकारिक साइट को भी 10 जगह चेक करिए आप। जैसे हम अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं, स्कूल का फॉर्म भरते हैं, वहाँ हो सकता है स्कूल फीस जमा करानी होगी, लेकिन उसकी एक आधिकारिक साइट होगी। वो साइट हम 10 जगह से चेक करें ये साइट फर्जी तो नहीं है, और उसी के बाद उस साइट में ही अगर हमें कहीं कोई यूनिवर्सिटी की या किसी चीज़ की फ़ीस जमा करानी है तो उस साइट में जो लिंक है उसी में जाकर कहीं होगा, वहाँ हम भरें।
हम किसी तरह OTP शेयर करके या उन्होंने कोई लिंक भेजा कि हम आपको लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक को कृपया करके आप किसी भी अनऑथोराइज्ड लिंक को आप ओपन नहीं करें, क्योंकि उसमें हम इस धोखाधड़ी के शिकार होते हैं। सर मेरे एक दोस्त के नाम से और उसके फ़ोटो से इंस्टाग्राम पे एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट से कोई गलत मैसेजेस भेज रहा है। मैंने वो अकाउंट रिपोर्ट किया पर वो रिपोर्ट से भी वो अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ। तो सर इसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो सही है कि गलत है, या फिर क्या वो करना चाहता है, मतलब उसके अकाउंट रिपोर्ट होने के बाद भी वो कैसे ब्लॉक नहीं हो रहा है? तो इसका जो अभी इम्पर्सोनेशन जिसको बोलते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे का प्रतिरूपण कर ले, कि वो आपके नाम से आईडी बना ले, आपके परिवार में किसी और के नाम से आईडी बना ले। तो दो कारणों से आजकल आईडी बनाई जा रही है। एक तो ट्रोलिंग के लिए या किसी की रेपुटेशन में हार्म करने के लिए, तो उस तरह की आईडी बनाई या उसकी फ़ोटो मॉर्फ की और उसके बाद में उसको बदनाम किया, पहला तरीका ये। दूसरा, वो आईडी इसलिए बनाई जाती है कि आपकी आईडी बनाई और आपके सारे जानकारों से उसी आईडी बनाकर पैसे मांगे गए, साइबर पैसे का फ्रॉड करने के लिए। तो कोई भी आईडी फर्जी है, इसको पहचानने का बड़ा साफ सा तरीका है कि उस आईडी की आप ये देखो वो आईडी जनरेट कब हुई, उसकी सारी नीचे की फ़ोटोज़ देख लो आप, कि पता चलेगा आपको पिछले 5 दिन में 40 पोस्ट हो गई। जबकि कोई भी अगर आईडी बनती है तो एक पोस्ट होती है, फिर कोई 20 दिन बाद कोई दूसरी पोस्ट होती है, फिर कोई 15 दिन बाद तीसरी पोस्ट होती है। तो हर आईडी को जब आप नीचे देखोगे तो नेचुरल आईडी, सही आईडी और गलत आईडी दिखने में अलग लगेगी। दूसरा, कोई भी आईडी फेक है या ओरिजिनल है वो इससे पता चलेगा उस आईडी में, उस फोटो के नीचे, उस कंटेंट के नीचे जो कमेंट्स हैं वो एक फेक आईडी में आपको एकदम फर्जी लगेंगे सारे कमेंट्स, या तो होंगे ही नहीं या फर्जी कमेंट्स होंगे। तो वो कमेंट्स पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि कमेंट करने वाला इस आईडी वाले को नहीं जानता। दूसरा तरीका ये। तीसरा, जब आपको पता चल गया कि आईडी फेक है तो किसी भी आईडी में, भले ही वो इंस्टाग्राम पे बने या फेसबुक पे बने, हर आईडी के ऊपर 3 डॉट आते हैं साइड में। उस डॉट पे जाएंगे तो वो किसी भी आईडी को आप रिपोर्ट कर सकते हो। फिर वो आपने अलग अलग आपसे क्वेश्चंस रेज करते हैं कि आप क्यों करना चाहते हो, क्या ये साइबर फ्रॉड कर रहा है, या ये किसी और को प्रिटेंड करते हुए इसने आईडी बनाई है, या ये आईडी किसी को ट्रोल करती है। तो जो सूटेबल ऑप्शन है, जिस कारण से आप आईडी को रिपोर्ट करना चाहते हो, उस कारण से आप रिपोर्ट करवा दो और अपने 5 से दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से उस आईडी को मल्टीपल रिपोर्ट करवा दो। जैसे आप ही की फर्जी आईडी बना रखी है तो आप तो उसको रिपोर्ट करते हुए लिखोगे ही इज प्रिटेंडिंग एज यू, और बाकी लोग ये करेंगे ही इज प्रिटेंडिंग एज समवन एल्स, जो ये है नहीं। या कोई व्यक्ति ट्रोल कर रहा है, सपोज उसने फर्जी आईडी तो नहीं बनाई, उसने फर्जी आईडी बनाई किसी ऐसे नाम से जिस नाम का वो है ही नहीं, लेकिन वो अलग अलग लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। तो आप ये रिपोर्ट करोगे कि ये आईडी अलग अलग लोगों को ट्रोल कर रही है, इसलिए हम इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो क्यों रिपोर्ट करना चाहते हैं वो उसमें जाके आप रिपोर्ट, उस जो 3 डॉट है वो इंस्टाग्राम में भी आता है, फेसबुक में भी आता है। उसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट की साइट है www.cybercrime.gov.in, उसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे उस आईडी ने जिसको सपोज ट्रोल किया, या वो आईडी किसी को मैसेज भेज रहा है कि भाई मेरे को 5,000 रुपये दो, मैं किसी संकट में फंस गया हूँ, उसका स्क्रीनशॉट लेके वो अपलोड कर दो उस वहाँ जाकर, और उस आईडी का URL वहाँ अपलोड कर दो। तो सेम टाइम पर जो पुलिस, जो संबंधित पुलिस है, उसके बाद में वहाँ वो मैसेज चला जाएगा जहाँ की पुलिस से संबंधित है, और वहाँ एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो 2 तरीके हैं कि जब रिपोर्ट कर रहे हो तो आप रिपोर्ट करने के साथ साथ अपने दोस्तों से भी रिपोर्ट करवाइए। दूसरा, जो cybercrime.gov.in है उस पर भी उस आईडी को रिपोर्ट करिए। उसमें बस ध्यान ये रखिए अपने को स्क्रीनशॉट भी लगाने, उसका URL भी पेस्ट करना वहाँ पर। अगर किसी व्यक्ति की डीप फेक वीडियो बन जाती है और वो सोशल मीडिया पे डल जाती है, तो उस व्यक्ति की मदद में कैसे करनी चाहिए? मतलब उसको किसी वेबसाइट पे जाके उसको लॉगिन, उसके कंप्लेन लिखवानी चाहिए, क्या करना चाहिए? अगेन मैंने आपको बताया जैसे cybercrime.gov.in है, उस पर आप रिपोर्ट कीजिए। अभी कुछ ऐसी साइट्स डेवलप हो गई हैं जिसमें जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो उसको, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ब्लॉक करने की वैधानिकता रखते हैं। तो उस केस को तुरंत साइबर, वहाँ का जो संबंधित साइबर थाना है और जो साइबर क्राइम है और 1930 की जो हेल्पलाइन है उस पर उसको रिपोर्ट कीजिए, ताकि जो कुछ किया जा सकता है उसको सर्कुलेट होने से रोका जा सकता है, वो किया जा सके। दूसरा, जो आदमी सर्कुलेट कर रहा है उसकी पहचान करके उसके ऊपर कार्रवाई हो सके। ये दोनों चीज़ें समानांतर तौर पर की जा सके। सर आजकल जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो बाहर या तो पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर बाहर जाके जॉब करना चाहते हैं, आउट ऑफ इंडिया, एनीवे। और सर जैसे फेसबुक और सोशल मीडिया पे सर एड्स आते हैं कि जॉब इन कनाडा, यू कैन स्टडी इन कनाडा, यू कैन हैव अ गुड करियर इन कनाडा। तो
बहुत सारे लोग इसके सिलेक्शन के लिए पैसे भी भर देते हैं, लाखों रुपए की फीस भर देते हैं, तो फिर बाद में पता लगता है कि वो तो वीज़ा तो था, वो फेक था। तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या ऑफिशियल कुछ कार्रवाई है, क्या है? सबसे एक चीज़ यहाँ पर पीछे पोस्टर पे भी लिखी है, बी अवेयर, बी सेफ, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको कभी भी ऑनलाइन आप देखते हैं कि ये कॉलेज अच्छा है या नहीं है, अपन इस कॉलेज में अपने आगे के 3 साल बिताने वाले हैं, तो पहले उसके कॉलेज के बारे में पता करें। ऑफिशियल सोर्सेज क्या होते हैं कॉलेज के बारे में पता करने के लिए? फॉरेन कॉलेजेस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है mea.gov.in, उस पर आप जाकर देख सकते हैं कि उसके बारे में, जहाँ पर उस कंट्री में है, उस कंट्री में वो कॉलेज मतलब कैसा है, उसकी स्टेटस है, उसमें एजुकेशन का ऑप्शन आता है। दूसरा, आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ugc.gov.in, उस पर भी जाकर आप उस कॉलेज का नाम पता कर सकते हैं कि वो कॉलेज एक्चुअल में है, वो अपन को इंडिया से कोर्सेज दे रहा है नहीं दे रहा है। प्लस अगर जैसे अपन फॉरेन जाते हैं तो यूजुअली क्या होता है, वहाँ फीस ज़्यादा होती है, 60 लाख, करोड़, 2 करोड़, तो वहाँ अपन बैंक का लोन लेते हैं। तो अगर आप अपने नज़दीकी किसी भी बैंक की शाखा में जाएंगे, SBI की या किसी भी बैंक की, तो उनके पास भी एक कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट होती है कि ये कॉलेज है, एक्चुअल में है या नहीं है, वो पढ़ाता है, वो डिग्री देता है, या ये फ्रॉड है। सबसे आसान तरीका है, आप अपने नज़दीकी बैंक में जाइए, वहाँ लोन की बात करते हुए भी आपको बता देंगे कि ये कॉलेज है या फ्रॉड है।